नमस्कार, मैं हूं गायत्री शर्मा। कोरोना महामारी का खतरा अभी टला नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना के डेल्टा वेरिएंट पर चिंता जाहिर की है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि कोरोना का डेल्टा वेरिएंट है, बेहद खतरनाक है और लगातार म्यूटेट हो रहा है, यानी अपना रूप लगातार बदल रहा है। दवाओं के असर से वैक्सीन की शील्ड से लड़ने के लिए खुद को विकसित कर रहा है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि जिन देशों में वैक्सीनेशन कम हुआ है, उनके अस्पतालों पर फिर से कोरोना मरीजों का बोझ बढ़ने लगा है। इस वक्त दुनिया महामारी के सबसे खतरनाक दौर से गुजर रही है। डब्ल्यूएचओ ने यह भी कहा कि महामारी को बड़े पैमाने पर फैलने से रोकने का उपाय है कम से कम हर देश की 10% आबादी का वैक्सीनेशन पूरा हो जाए। और इस बीच सवाल ये कि लगातार विकसित हो रहा डेल्टा वेरिएंट कितना खतरनाक है, इस पर किस वैक्सीन का कितना असर होगा या हो रहा है। और सवाल यह भी है कि क्या डेल्टा वेरिएंट वैक्सीन के कवच को तोड़ सकता है। इन सब मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं मेदांता अस्पताल के इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर रजनीश कपूर, इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के इंटरनल मेडिसिन के सीनियर कंसल्टेंट और संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरंजीत चैटर्जी, वैक्सीन जागरूकता समिति के सदस्य डॉक्टर समीर भाटी, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुशील सिंगला और फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड के मेडिकल स्ट्रैटेजी एंड ऑपरेशंस के ग्रुप हेड डॉक्टर विष्णु पणिग्रही। तो चर्चा शुरू करते, लेकिन सबसे पहले समीर भाटी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। डब्ल्यूएचओ की तरफ से कहा गया है कि लगातार म्यूटेट हो रहा है डेल्टा वेरिएंट और खुद को विकसित भी कर रहा है, ये कितनी बड़ी चिंता? जी, बिल्कुल, जिस तरह से हम अभी बात कर रहे हैं रिसेंटली कुछ दिनों से हम डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात कर रहे हैं, बट जी। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि डेल्टा वेरिएंट के बारे में तो हमारे पास सब कुछ पता है, उसके क्लिनिकल आउटकम का हमें पता है और डेल्टा वेरिएंट जिस तरह से हमने देखा कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा संक्रमण का कारण था, जिसको माना जा रहा है हाइली इन्फेक्शियस था, माना क्या जा रहा है वो बिल्कुल हमने ग्राउंड लेवल पे उसको देखा भी। और फिलहाल अभी जो डेल्टा वेरिएंट है वो उसकी वजह से यूके के अंदर और भी काफ़ी देशों के अंदर केसेस फिर से बढ़े हैं। और दूसरा अभी हमारी दूसरी लहर भी पूरी तरह से नहीं गई है, तो अभी डेल्टा प्लस के बारे में तो हमारे पास उतना सारा डेटा नहीं है, ना हमारे पास उसकी कैरेक्टरिस्टिक को लेके, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को लेके उस तरह का डेटा डॉक्टर अवेलेबल समीर नहीं है। भाटी, तो डेल्टा को जी, लेकर जी, सर मैं जी, एक बार फिर से साफ कर देती हूँ। ये डब्ल्यूएचओ की तरफ से डेल्टा को लेकर कहा गया है, डेल्टा जी, को जी, लेकर जी, ये कहा गया है कि डेल्टा प्लस तो वो एक नया वेरिएंट सामने आया, उस पर रिसर्च चल रहा है, लेकिन डब्ल्यूएचओ ये कह रहा है कि 96 देशों में डेल्टा वेरिएंट पाया गया है और ये लगातार और ज्यादा संक्रामक हो रहा है और ज्यादा विकसित हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने भी वही डेल्टा के बारे में ही आपको बात हम्म। की है कि डेल्टा के लिए हम अभी डेल्टा प्लस की बात कर रहे थे, पर जी। डेल्टा वेरिएंट के बारे में तो ऑलरेडी हमारे पास काफ़ी सारा डेटा अवेलेबल है कि वो बहुत ही अधिक संक्रामक है। तो हम्म। इसलिए डेफ़िनेटली हमें डेल्टा को अभी काफ़ी सीरियसली लेना है, क्योंकि इसी की वजह से हमारी जो सेकंड लहर थी, वो काफ़ी ज़्यादा जो है घातक रही थी। हम्म। डॉक्टर रजनीश कपूर, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये कितना बड़ा खतरा सर अब आपको दिखाई दे रहा है जब डब्ल्यूएचओ की तरफ से कहा जा रहा है कि ये और ज्यादा खतरनाक हो रहा है, वैक्सीन की शील्ड को तोड़ने के लिए खुद को और मजबूत कर रहा है? नो डाउट जो डेल्टा वेरिएंट जो हमने सेकेंड वेव में भी देखा, जो इतना पावरफुल और पैथेटिक सिचुएशन हुआ इंडिया के अंदर, मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी वाज वेरी हाई। सो कहीं ना कहीं ये इम्यून मैकेनिज्म से एस्केप करता है, ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। नाउ द WHO डेटा इज मोर कंसर्निंग बिकॉज इट टेल्स अस दैट नाउ इट इज एग्जिस्टिंग इन 96 कंट्रीज। सो ऑलमोस्ट लगभग 100 कंट्री के आसपास ये डेल्टा वेरिएंट है और ये बाकी सब वेरिएंट्स के ऊपर इन्फेक्टिव रहेगा, ये डब्ल्यूएचओ का मानना था इस स्टेटमेंट में। तो यस, जब वो इम्यून मैकेनिज्म एस्केप कर सकता है हम्म। और जबकि हमें ये भी पता है जो वैक्सीन्स हैं, ऑल्दो देयर इज नो डेटा दैट नो वैक्सीन इज नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट डेल्टा, बट ये डेटा जरूर है भी उनका इफेक्टिविटी इसके अगेंस्ट कम हो जाता है। हम्म। अगर वो 70-80% दूसरे वेरिएंट्स के लिए इफेक्टिव थे, तो डेल्टा वेरिएंट के लिए वो 50% ही इफेक्टिव माने जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं इसका जो ज़ोर है, वो पिछले वेरिएंट से ज़्यादा है। एक तो ये कंसर्न है। जी। दूसरा कंसर्न है कि कहीं ये और म्यूटेट होकर ऐसा ना बन जाए, ये वैक्सीन बिल्कुल इनइफेक्टिव हो जाए। तब हम्म। जो अभी तक का हमारा प्रिपरेशन है, वो फ्यूटाइल हो जाएगा। हम्म। बट अभी तक ये है कि हमें और प्रिकॉशन लेने का ज़रूरत है। अब ऑस्ट्रेलिया में कोविड बिल्कुल पूरा पूर्ण रूप से कंट्रोल कर लिया गया था ऑलमोस्ट। हम्म। अब डेल्टा वेरिएंट के 20 केसेस पाए गए तो उन्होंने अलग-अलग सिटीज़ को लॉकडाउन कर दिया। हम्म। साउथ अफ्रीका में अलग-अलग दोबारा से लॉकडाउन शुरू हुआ। सो डेल्टा वेरिएंट का कंसर्न हर शहर, हर नए कंट्री में एक अलग रूप से
सामने आ रहा है एंड पीपल आर गेटिंग मोर कॉशियस, जो होना भी चाहिए। तो WHO की स्टेटमेंट यही बताती है दैट इट्स अ टाइम टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस अगेंस्ट दिस वेरिएंट। डॉक्टर सुरेंद्रजीत चैटर्जी, क्योंकि डब्ल्यूएचओ की तरफ से कहा गया है कि और सबसे ज्यादा खतरनाक ये उन देशों में हो रहा है, उन जगहों पर हो रहा है जहां पर वैक्सीनेशन कम है। वहां पर एक बार फिर से अस्पतालों के बाहर लाइनें लगने लगी है, अस्पतालों पर बोझ बढ़ने लगा है पेशेंट्स का। जरूर है कि वैक्सीनेशन तो बहुत जरूरी है। अगर हम लोग वैक्सीनेट करेंगे तभी हम लोग इन म्यूटेशन से बच पाएंगे, इन्हीं वेरिएंट से बच पाएंगे। अगर हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम वीक रहेगा, अगर लोग वैक्सीन नहीं लगाएंगे या हम लोग वैक्सीन प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, तो यही चीजें म्यूटेंट वैरायटी और वेरिएंट जितने भी हैं ये हम पर हावी हो जाएंगे। इसलिए ये बहुत हम लोग सब इंसिस्ट कर रहे हैं कि अगर हम लोगों को सबको वैक्सीनेशन करना ही करना है। जितने ज्यादा लोगों को हम लोग वैक्सीनेट करेंगे उतना ही ज्यादा हम लोग इस पैंडेमिक पर काबू पा पाएंगे। नहीं तो दिन के दिन नए वेरिएंट्स और नए म्यूटेंट्स का हमको सामना करना पड़ेगा। डॉक्टर सुशील सिंगला, क्योंकि हमने देखा कि जो पहले वेरिएंट थे पिछले साल जब कोरोना का संक्रमण फैला था, उस जो वेरिएंट सामने आए थे उन सभी वेरिएंट से ये कई गुना, 2-3 गुना ज्यादा संक्रामक है। इसको आप कितनी बड़ी चिंता देख रहे हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि वायरस की नेचर है, उसने मल्टीप्लाई करना है, उसने अपने आप को रेप्लिकेट करना है, और जब भी वायरस रेप्लिकेट करता है तो उसके अंदर म्यूटेशंस या चेंजेस जेनेटिक आते हैं जीनोम में। तो वायरस सर्वाइव करने के लिए ये जो नया वायरस है, इसकी एक तो ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है, ट्रांसमिशन फास्ट है, प्लस रेप्लिकेट फास्ट करता है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि जो होस्ट के जो हमारे लंग सेल्स है उसके अंदर फर्मली अटैच हो जाता है और इस वजह से इन्फेक्टिविटी बढ़ जाती है। और जहां तक ये सवाल है कि ये बच्चों को इन्फेक्ट करेगा, वो पॉसिबिलिटी हाइपोथेटिकल है, अभी हम कल्पना कर रहे हैं। क्योंकि जो फर्स्ट वाला वेव आया था उसके अंदर मेनली 70+ 60+ वाले लोग इफेक्ट हुए। जो सेकंड वेव आया उसमें 30, 40, 50 वाले प्लस। और सेकेंडली वैक्सीन जो उन ग्रुप्स में लग सकती है और बच्चे स्पेड है। और जो मेरा हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस है, जो अब हमारे पास सेकेंड वेव के बाद पिछले 20 डेज के अंदर बच्चे आए हैं, वो जितने बच्चे 5-6 दिन बुखार के बाद आ रहे हैं उनके हम सभी के एंटीबॉडीज टेस्ट करा रहे हैं। हाँ। और 90% पेशेंट्स के अंदर एंटीबॉडी पॉजिटिव आ रही है। तो इसका मतलब यह है कि बच्चे ऑलरेडी सेकंड वेव के अंदर इफेक्ट हो चुके हैं। तो थर्ड वेव के अंदर या डेल्टा प्लस की जो वेव आने वाली है या जो प्रेडिक्ट कर रहा है WHO, तो ये कहना मुश्किल है कि वो बच्चों को ज्यादा इफेक्ट करेगी। मैं अपने दूसरे पैनलिस्ट के पास भी लौट रही हूँ। डॉक्टर विष्णु पड़ीगई हमारे साथ हैं। सर, क्योंकि ये भी देखा गया है कि 30% तक जिन जगहों पर, जिन कंट्रीज में वैक्सीनेशन हो चुका है, ये डेल्टा वेरिएंट तो वहां पर भी संक्रमण फैला रहा है। क्योंकि अभी किसी पैनलिस्ट ने कहा था कि जल्द से जल्द आप वैक्सीनेट करिए। WHO भी हालांकि इस बात को कह रहा है, लेकिन एक आंकड़ा ये भी दिखाई देता है कि जहां 30% के करीब या उससे ज्यादा भी वैक्सीनेशन हो चुका है, संक्रमण वहां भी बहुत तेजी के साथ फैला। देखिए, कुछ मैसेज मैं देना चाहता हूँ आपके माध्यम से जी। एक है कि ये जो देख रहे हैं वेरिएंट है वायरस का, वो अल्फा, बीटा, डेल्टा ऐसा चलते रहेगा, बिकॉज उसके लिए होस्ट चाहिए। और जब तक ये ट्रांसमिशन चलते रहेगा, आप देखते रहेंगे अलग अलग वेरिएंट आते रहेगा। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मैसेजिंग आपके माध्यम से हम देना चाहते हैं कि वैक्सीनेट जितने होंगे उतना बेहतर है। बिकॉज जस्ट रिसेंटली पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड का जो डेटा निकला है, जो डेल्टा वेरिएंट जिन लोगों को ये हुआ है, 56% वर नॉट वैक्सीनेटेड। दैट इज द मैसेज, 56% वर नॉट वैक्सीनेटेड। तो मेरा गुजारिश है, विनती है, रिक्वेस्ट है टू द पब्लिक, गेट वैक्सीनेट हो जाइए। इवन 1 शॉट ऑफ वैक्सीनेशन आपको प्रोटेक्ट करता है, 2 शॉट्स 90% से ऊपर प्रोटेक्शन आपका है फॉर अगेंस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एंड सीवियर इलनेस। नंबर 1। नंबर 2, सबसे जरूरी है कि आम आदमी को ये बोलना चाहिए कि सब अपना अपना लीडर है। आप अगर सोचेंगे कि गवर्नमेंट सब करेगा, वो नहीं हो सकता है। गवर्नमेंट वैक्सीनेशन कर रहे हैं, 30 करोड़ से ऊपर वैक्सीनेशन हो चुका है और बढ़ते जाएगा। लेकिन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है। आप अभी जाएंगे मार्केट में, आधा लोग को देखेंगे मास्क यहाँ पे है, मास्क पूरा नहीं है। तो ये अगर करेंगे, जो ट्रांसमिशन कम हो जाएगा और ब्रेक करेगा चेन। ये ब्रेक होगा तो ये जो म्यूटेशन आप बात कर रहे हैं और लोग बहुत भयभीत हो रहे हैं, तो माय रिक्वेस्ट इज दैट वैक्सीनेट करिए। वैक्सीनेशन जो जिस तरह से चल रहा है वो चलते रहेगा, बढ़ते जाएगा। बिकॉज और वैक्सीन ऐसा अभी सुनेंगे, जाइडस का भी कहा रहा है,
जो डीएनए ये स्टेज ये पे है, प्लेटफॉर्म पे है, विच विल बी मच मोर इफेक्टिव, बट दैट वो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए मांगे हैं अभी. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अलोंग विद वैक्सीनेशन इज कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर. सम आम आदमी को हमेशा बोल रहा हूँ कि प्लीज मास्क पहनिए, दूर मेंटेन करिए और हैंड हाइजीन मेंटेन करिए. ये प्रोटेक्ट करेगा, विल ब्रेक द साइकिल एंड दैट विल प्रोटेक्ट अस. अदरवाइज हम लोग अननेसेसरली जो बोल रहे हैं, लोग भयभीत हो रहे हैं. डॉक्टर समीर भाटी, मैं आपके पास आ रही हूँ. डॉक्टर रजनीश कपूर ने जो कहा, उन्होंने कहा कि आप हो सकता है कि जब म्यूटेट होकर वापस से लौटे तो हो सकता है और डेंजरस हो. लगता है आपको ऐसी भी संभावना है? इससे इनकार नहीं किया जा सकता. हाँ, देखिए, इसमें जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, जो डबल म्यूटेंट था हमारा डेल्टा वायरस जिसको नाम दिया गया है, और डेल्टा वायरस की वजह से हमारी सेकेंड वेव आई थी, और अभी सबसे ज्यादा जो प्रोमिनेंट है वो डेल्टा वायरस है. डेल्टा के अंदर जो म्यूटेंट हुआ है उसको हम डेल्टा प्लस कह रहे हैं, क्योंकि डेल्टा वायरस बहुत ज्यादा इंफेक्शियस था, इससे बहुत ज्यादा ट्रांसमिशन हो रहा था सब कुछ, तो इसलिए इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न माना जा रहा है. हालांकि हर देश अपने हिसाब से अपना वेरिएंट ऑफ कंसर्न मान सकता है. अभी फिलहाल हमने डेल्टा प्लस को भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न कह दिया, बट हाँ, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया है कि वो म्यूटेट तो करता रहेगा. अब म्यूटेट करता रहे, उसमें म्यूटेशन आना बहुत बड़ी बात नहीं है. देखिए, म्यूटेशन आता रहेगा, बट उसके क्लिनिकल आउटकम्स क्या है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि डेल्टा के बारे में हम काफी हद तक जान चुके हैं, उसका क्लिनिकल आउटकम काफी ज्यादा आ चुका है. इसलिए जो WHO ने इसको बताया है कि ये थोड़ा इसके ऊपर हमें ज्यादा जो है ध्यान देने की जरूरत है. और आप बात भी करें तो हमारी काफी सारी जो वैक्सीन है उनके ऊपर कुछ जो स्टडीज भी हुई है, तो वो ऑलरेडी आपकी अल्फा और बीटा के ऊपर काफी सारी इस तरह की स्टडीज हो चुकी है. डेल्टा के ऊपर भी बहुत सारी स्टडीज नहीं आई है. तो इस वजह से जो भी नया वायरस होता है जिसके ऊपर काफी सारे आपके पास स्टडीज नहीं आई है, तब तक वो एक चिंता का विषय बना रहता है. डॉक्टर रजनीश कपूर, क्योंकि डेल्टा प्लस पर अभी रिसर्च चल रहा है, सर इसको लेकर कोई लेटेस्ट फाइंडिंग अगर आई हो तो जरूर आप शेयर कीजिएगा दर्शकों के साथ. लेकिन अगर और इसके म्यूटेंट सामने आते हैं, वेरिएंट सामने आते हैं, तो क्या ऐसी संभावना दिखाई देती है आपको कि ये और ज्यादा विकसित होकर लौटेगा? क्योंकि यही चिंता, यही इशारा WHO की तरफ से किया गया है. बिल्कुल. सो देखिए, डेल्टा वेरिएंट में जब म्यूटेशन हुआ तो डेल्टा प्लस, पहली बात ये समझना जरूरी है कि वायरस का म्यूटेशन क्यों हो रहा है. सो वायरस बेसिकली, वायरस के अगेंस्ट जो वैक्सीन से एंटीबॉडीज पैदा किया गया या हर्ड इम्यूनिटी से एंटीबॉडीज लोगों में आया, तो उससे वायरस सर्वाइव करना चाहता है. दैट इज द रीजन वायरस इज ट्राइंग टू म्यूटेट, सो दैट वो सेल्स के अंदर जाकर अपने आप को सर्वाइव कर पाए और एक ट्रांसमिशन चेन बना पाए. सो जो डेल्टा प्लस वेरिएंट का भी यही मानना है, इम्यून सिस्टम से वो एस्केप हो सकता है और ट्रांसमिशन उसका तेज हो सकता है. और अगर हम देखें जो वैक्सीन हैं, जैसे कोवैक्सीन नॉर्मली 77.8% इफेक्टिव माना जा रहा है, बट डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट 65% इफेक्टिव माना जा रहा है. एक स्टडी आया था जिसने ये बताया भी डेल्टा वेरिएंट जो एंटीबॉडीज वैक्सीन ने पैदा किया बॉडी के अंदर, उनको किस हद तक न्यूट्रलाइज कर सकता है. उस स्टडी में क्लियर था ये वेरिएंट्स जो एंटीबॉडीज वैक्सीन ने पैदा किया उनको न्यूट्रलाइज करते हैं. दैट मींस वो एक रिकरेंट इन्फेक्शन के रूप में वैक्सीन होने के बाद भी उभर सकते हैं. तो अभी तक इतना ग्रिम सिचुएशन नहीं है, बट यस, वी हैव टू हैव आवर आईज ओपन. ये वेरिएंट्स अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए ही वायरस पैदा करता है और इन वैक्सीन की एंटीबॉडी से बचने के लिए ही पैदा करता है. तो कितना इफेक्टिव है इसके लिए हम जीनोमिक सीक्वेंसिंग से डेली कॉन्स्टेंटली ये तय करते रहें कि इसका विरुलेंस पैटर्न क्या है, क्या ये वैक्सीन से बच रहा है, वैक्सीन कितना एफिकेशियस है. अभी तक सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, बट यस, तो कोई ऐसा फ्यूचर वेरिएंट आए जिसमें वैक्सीन अगर इफेक्टिव ना हो तो हमें अपना स्ट्रेटजीज को चेंज करना पड़ेगा. लगातार सर, हालांकि हम दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए भी कि कौन सी वैक्सीन कितनी उसकी एफिकेसी है, कितनी असरदार है. लेकिन इस सब के बीच डॉक्टर सुरंजीत चैटर्जी, मैं आपके पास आ डेल्टा प्लस भी क्योंकि एक चिंता का विषय है, उसको लेकर अभी कितना इंतजार करना होगा ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये कितना खतरनाक है?
देखिए अभी तो ये नया है, अभी तो ये बहुत ज्यादा इसका स्ट्रेंथ और बहुत ज्यादा इसके केसेस है नहीं। तो अगले कुछ हफ्ते 2-3 हफ्तों में या 4 हफ्तों में हमको पता लगेगा कि इसका रियली कैसा कितना विरुलेंस है, कितना सीरियस डिजीज ये कर रहा है। इतना जरूर उन्होंने गेस किया था कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है। पर जो महाराष्ट्र में कुछ केसेस देखे गए, ये देखा गया कि फैमिली में अगर किसी को डेल्टा प्लस हुआ तो वो ऐसा नहीं हुआ कि हर एक फैमिली के मेंबर्स को हो गया जैसे कि डेल्टा वाले वेरिएंट में हो रहा था। सो विल हैव टू स्टिल सी, और टाइम वुड टेल अस, ये टाइम बताएगा कि ट्रांसमिसिबिलिटी जिसका लिए हम लोग सोच रहे हैं कि डेफिनेटली ज्यादा ट्रांसमिसिबिलिटी होगी, इसमें हो सकता है कि लंग्स को ज्यादा इफेक्ट करेगी, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा, ये सीरियस इलनेस होगा। बट ये सब सोच है, अभी तक इसका हमारे पास डेफिनेट एविडेंस बहुत ज्यादा नहीं आया है क्योंकि नंबर ऑफ केसेस उतने हैं नहीं अभी तक। जैसे जैसे नंबर ऑफ केसेस बढ़ेंगे, इस पे ज्यादा स्टडी होगी, तब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके सीरियसनेस और भी ज्यादा पता लगेगा। हो सकता है कि कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं यार अभी तक जितने आए कि हो सकता है इतना विरुलेंट ना हो, और तो ये सब जितना भी म्यूटेंट स्ट्रेन्स होते हैं मोस्टली वायरसेस अब ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग या ज्यादा ही सीरियस इलनेस करते हैं क्योंकि वही उसका तरीका होता है पनपने का या परपिचुएट करने का। बट जितने अभी तक एविडेंसेस ऐसा नहीं आया है कि बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन है या बहुत ज्यादा ट्रांसमिसिबल है या बहुत ज्यादा लंग को अफेक्ट कर रहा है। ओनली इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स वी विल नो फर्दर, और भी स्टडीज चाहिए होगा इसके एग्जैक्ट सिचुएशन पता करने के लिए। डॉक्टर सुशील सिंघल, क्योंकि जिस तरह से भी डॉक्टर सुरंजीत चैटर्जी कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अभी फिलहाल क्योंकि इतने ज्यादा केसेस सामने नहीं आ रहे हैं, तो क्या इसे अभी के लिए खतरा ना माना जाए या फिर तेजी से केसेस बढ़ भी सकते हैं, इस तरह की भी संभावना है? क्योंकि हमने डेल्टा के साथ यही देखा कि एकदम से केसेस बढ़ते चले गए। मैडम आवाज नहीं आई। डॉक्टर सुशील, क्वेश्चन रिपीट करें प्लीज। डॉक्टर सुशील, मैं ये कह रही हूँ कि अभी क्योंकि डेल्टा प्लस के इतने केसेस सामने नहीं आ रहे हैं, तो क्या अभी उतना बड़ा खतरा इस वेरिएंट को ना माना जाए या फिर एकदम से भी केसेस बढ़ सकते हैं जैसे कि डेल्टा के साथ भी हुआ? मैडम अभी ये क्वेश्चन कल्पना है, हाइपोथेटिकल है कि क्या होगा फ्यूचर में, कैसे होगा। वायरस जब भी मल्टीप्लाई करता है दो फैक्टर्स पे है, एक वायरस के अंदर करैक्टर चेंज होते हैं और दूसरा होस्ट के अंदर जिसको अफेक्ट करने वाला है। तो वायरस के अंदर तो जो करैक्टर चेंज हो गया, ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ेगी, इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ गया, ज्यादा डेंजरस हो सकता है, ज्यादा स्ट्रॉन्गली इन्फेक्ट करे। होस्ट के अंदर एज पे डिपेंड करेगा, सेक्स पे डिपेंड करेगा, एनवायरमेंटल फैक्टर पे करेगा, जेनेटिक मेकअप पे करेगा। तो अभी जो से ये ज्यादा वेव उस अफ्रीका में, इंग्लैंड में, यूके में ऐसी जगह पे आई है। इंडिया के अंदर अब ऐसा इस एरिया में एनसीआर के अंदर ऐसा अभी डेल्टा प्लस का कोई हमें एक्स्ट्रा केस नहीं मिला। हाँ, सेकंड वेव में जो भी अफेक्ट हुए हैं और वो मोस्टली रिकवरी कर गए हैं। तो ये कहना अभी मुश्किल है कि सेकंड वेव के अंदर क्या होगा। इसके लिए हमें बस यही कर सकते हैं कि हम वैक्सीन बस। डॉक्टर विष्णु, क्या जो लक्षण है उसमें भी बदलाव हो सकता है? क्योंकि हमने जब पिछली बार देखा, जो बाकी वेरिएंट्स देखे गए उनके लक्षणों में और डेल्टा के लक्षणों में काफी अंतर था। तो अगर फिर से कोई म्यूटेंट सामने आता है, कोई वेरिएंट सामने आता है, तो क्या लक्षणों में भी बदलाव हो सकता है? डॉक्टर विष्णु। कफ है, हेडेक है, ये तो कॉमन है डेल्टा में और डेल्टा प्लस में। जो रनिंग नोज वाला इशू है बच्चों में या बड़ों में, तो वो इसके अंदर ऐड हुआ है सिम्टम्स की बात करें तो। और जहां तक बचाव का लक्षण है, जैसे डॉक्टर साहब ने पहले भी बताया कि जो वैक्सीन हैं वो उनकी एफिकेसी 75 to 80% है, चाहे जो भी वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल है। और डेल्टा प्लस वेरिएंट के अंदर भी जो स्टडीज आई हैं उनके अंदर 65 to 67% की एफिकेसी वेरिएंट्स के हैं। तो बच्चों के लिए अभी इंडिया के अंदर वैक्सीन अंडर ट्रायल चल रही है 12 to 18 में। यूएसए के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो एक तो वैक्सीन बचाव है, दूसरा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क का लगाना है, फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग है, यही कर सकते हैं। और इससे बचाव का इसके अलावा कोई तरीका नहीं। बिल्कुल, मैं इस पर भी लौटूंगी। डॉक्टर विष्णु, मैं आपके पास एक बार फिर से आ रही हूँ क्योंकि आप तक आवाज नहीं पहुंच पाई थी। सर, मैं वही पूछना चाह रही हूँ कि अगर विकसित हो रहा है लगातार वेरिएंट और ताकतवर हो रहा है कि वैक्सीन की शील्ड को भी तोड़ने की कोशिश है, तो क्या ऐसे में लक्षणों में भी कहीं बदलाव देखने को मिल सकता है? ऐसी भी कोई आसार आपको दिखाई देते हैं? लक्षणों में नहीं होगा। देखिए, आप जो बोल रहे हैं वेरिएंट बढ़ रहा, चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ ट्रांसमिशन। जितने और ये वायरस को एक होस्ट चाहिए जहाँ पे वो ये करता है। एंड जैसे डॉक्टर बताए थे कि
बिकॉज इट हैज टू सर्वाइव, तो उसको वो म्यूटेट करता है। तो हम लोग ये ट्रांसमिशन को बंद करना है। और देखा गया है कि जितने भी वैक्सीनेशन दे रहे हैं सब इफेक्टिव है। परसेंटेज वेरिएशन रहता है, एक डोज विल प्रोटेक्ट, 2 डोज देंगे तो और प्रोटेक्ट करेगा। तो हमको यही करना है और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करना है। आप आज का जो डेटा है यूएस का मिडवेस्ट में 25% ऑफ द न्यू इन्फेक्शंस आर ऑफ डेल्टा। एंड ये देखा गया कि अधिकांश लोग वैक्सीनेशन लिए नहीं। तो मैसेजिंग आपके तरफ से होना चाहिए कि लेट अस नॉट फियर द पीपल, उनको डराना नहीं चाहिए, उनको बोलना चाहिए वैक्सीनेशन ले लीजिए और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करिए। बिकॉज ये वायरस जो आपका जो देखिए क्लिनिकल सिम्टम्स फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में अंतर था। तो थर्ड वेव अगर भी आएगा, मुझे नहीं लग रहा कि इतना भयानक होगा, बट अगर होगा भी सम वेरिएशन ऑफ क्लिनिकल सिम्टम्स हो सकता है। डॉक्टर विष्णु, हम डरा नहीं रहे हैं, असल में ये चिंता है। चिंता इस बात के लिए भी है कि जो लोग वैक्सीनेट नहीं हो रहे हैं उनको भी समझना होगा कि अभी ये जो खतरा है वो टला नहीं है, और इसीलिए हम इसी चिंता पर लगातार बातचीत भी करें। डॉक्टर समीर भाटी, मैं आपके पास आ रही हूँ, आप कैसे देख रहे हैं कि आपको भी लगता है कि लक्षणों में बदलाव, क्योंकि अगर लगातार म्यूटेंट सामने आएंगे, वेरिएंट सामने आएंगे, और अगर और ताकतवर बनकर ये वेरिएंट लौटता है तो क्या लक्षणों में भी बदलाव हो सकता है? क्योंकि अगर लक्षणों में बदलाव होगा तो जाहिर तौर पर ट्रीटमेंट उसको लेकर भी कहीं ना कहीं परिवर्तन करने की जरूरत पड़ेगी, और फिर उसी हिसाब से तैयारी भी होगी। जी बिल्कुल। देखिए, अगर हम इसमें बस मोटा मोटा कंपेयर करें, जो हमारा फर्स्ट वेव थी और जो हमारी सेकंड वेव थी, उसमें मेजरली सेकंड वेव में हमने देखा था कि हमारे जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स थे वो एड ऑन हो गए थे, जो पेट से संबंधित प्रॉब्लम जो कि हमारी फर्स्ट के अंदर नहीं थी, है ना। तो वो एक इस तरह का चेंज था। बट अभी जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, ओवरऑल सभी पैनलिस्ट ने बताया कि डेल्टा प्लस को, इसलिए डेल्टा प्लस के लिए कुछ कह रहे हैं कि वो शायद थर्ड वेव का एक कारण हो सकता है। पहली बात तो डेल्टा प्लस को वेरिएंट ऑफ कंसर्न भी इसलिए माना जा रहा है क्योंकि डेल्टा बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस था। तो ये सब चीजें अटकलें लगाई जा रही है। बट हाँ, इसके अभी कुछ लक्षण में चेंज होगा कि नहीं, ये कहना तो बहुत ही जल्दबाजी है, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा जो प्रोमिनेंट आपका वेरिएंट है वो है डेल्टा वेरिएंट, जो और भी बाकी देशों में कॉज कर रहा है इन्फेक्शन का। तो अभी लक्षण पे हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं कह सकते क्योंकि डेटा अवेलेबल नहीं है इस तरह का। और जीनोम सीक्वेंसिंग जितनी होनी चाहिए, आप देखिए बात कर रहे हैं हम कि कैसे होता है जीनोम सीक्वेंसिंग। लैब से हम भेजते हैं सैंपल, हमारे पॉजिटिव सैंपल्स होते हैं, उनका 5% हम जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजते हैं। महाराष्ट्र में जीनोम सीक्वेंसिंग थोड़ा ज्यादा हो रही है तो वहां पे केसेस ज्यादा पाए गए। हो सकता है अभी जो हम नंबर दिखा रहे हैं उससे ज्यादा नंबर हो डेल्टा प्लस वेरिएंट के, बट अभी फिर भी हमारे पास उतना डेटा नहीं है कि हम इसके लक्षण के बारे में बात कर सकें। डॉक्टर रजनीश, क्योंकि ये सवाल इसलिए अब खड़ा हो रहा है क्योंकि ये देखा गया है कि ब्रिटेन समेत कई ऐसी कंट्रीज हैं जो डेल्टा वेरिएंट के इस खतरे को देखते हुए, जिस तरीके से वो संक्रामक हो रहा है, जिस तरीके से वो लगातार विकसित हो रहा है, वो सोच रहे हैं कि क्यों ना अब तीसरी डोज भी दी जाए। बिल्कुल। देखिए, ये एक जो सारा कोविड वायरस का फिनोमिना हुआ, 1 साल के ऊपर सब लोग इसकी चपेट में है, तो ये एक नया सिचुएशन था, एक मिस्ट्रीज अटैच्ड हैं इसके साथ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, वी आर बिकमिंग वाइजर विद द डेटा, वी आर बिकमिंग वाइजर विद जीनोमिक सीक्वेंसिंग, और ये सब चीज आगे चलेगा बिकॉज वेरिएंट्स और भी आएंगे, उनका जो ट्रांसमिसिबिलिटी और विरुलेंस कितना होगा, कैसे चेंज होगा, वो देखना होगा। कौन कौन से वैक्सीन उनके लिए पूरी तरह इफेक्टिव रहेंगे वो देखना होगा। दवाइयों में क्या चेंज होगा, क्या एंटीवायरल्स, अगर कोविड किसी को इस वेरिएंट से होता है, क्या जो हम पहले ट्रीट करते रहे हैं, क्या हमारे पैटर्न्स वही रहेंगे। और दूसरा जो लक्षण, आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड वेव, अभी स्पीकर ने बताया, अभी GI सिम्टम्स बहुत थे, तो देयर वाज अ चेंज फ्रॉम द फर्स्ट वेव। तो ऐसे ही नया डेल्टा प्लस वेरिएंट से अगर वेव आता है तो लक्षण भी डिफरेंट हो सकते हैं। तो वी नीड टू बी वॉचिंग ऑल दिस एंड एक्यूमुलेटिंग डेटा। तो वो अभी हमारे पास बहुत कंक्रीट ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है अभी क्या चेंज होगा, बट यस, चेंज होने के संभावना बहुत है। चाहे वो प्रेजेंटेशन है, चाहे वो सिम्टम्स हैं, चाहे वो विरुलेंस पैटर्न्स हैं, चाहे वो मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी इस वायरस के अगेंस्ट है। तो क्यों, बट एक चीज क्लियर है, वायरस इज कंटिन्यूअसली म्यूटेटिंग और ये खतरा अभी टल नहीं रहा है। सो हमें कंसर्न्स
बीच में सोचा जाता है अभी यूके में सेटल हो गया, बट देन फिर खबर आती है अभी दोबारा से केस सर्जिस हो रहा है और लॉकडाउन हाँ, की तरफ जा सकते हैं। सो ये चीज़ अभी चल रहा है इन एंड आउट। सो इट्स अ रोलर कोस्टर थिंग व्हिच इज़ हैपनिंग। और क्योंकि वेरिएंट्स चेंज हो रहे हैं, म्यूटेशंस हो रहे हैं, हमें उसको कॉन्स्टेंटली वॉच करते रहना है साइंटिफिकली, जीनोमिक सीक्वेंस के ज़रिए, डेटा एक्यूमुलेशन के ज़रिए, ताकि हम सतर्क रहकर पूरे के पूरे नेसेसरी स्टेप्स और एसेंशियल स्टेप्स ले सकें इसकी रोकथाम के लिए। और जैसे सेकंड वेव ने एक तांडव मचाया, वैसा चीज़ क्रिएट दोबारा ना हो पाए, खासकर इंडिया में। डॉक्टर सुरंजीत, क्योंकि अगर ब्रिटेन और समेत कई कंट्रीज में सोचा जा रहा है कि तीसरी डोज भी दी जानी चाहिए, यानी उनको बड़ा खतरा लग रहा है, तो आपको लगता है कि आप इंडिया में भी सतर्क होने की जरूरत है अभी? एकदम सतर्क तो रहना ही है। हाँ। जब भी वायरस फैल रहा है तो सतर्क हम लोग नहीं रहे तो फिर तो वही सेकंड जैसे वेव में हमारी हालत हुई थी वैसा ही होगा। सेकंड वेव में हम भुगत चुके हैं, थर्ड वेव से जैसे ना भुगते, इसलिए ही हम लोग बार बार यही चीज बोल रहे हैं, सब स्पीकर्स यही एक ही चीज बोल रहे हैं, वैक्सीनेट 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 एंड कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। ये दो चीजों का अगर हम करेंगे तभी जाके इस पैंडेमिक से छुटकारा पा सकते हैं ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। अगर हम लोग ये नहीं करेंगे तो ये तो रिस्क तो है ही है। ये तो हम लोग सिर्फ वेट कर रहे हैं कि किस दिन ये वेव आएगा और हम सब फिर से डूब जाएंगे। तो इसलिए ये बिहेवियर एंड वैक्सीनेशन इसको हमें फॉलो करना ही है। ये जरूर खतरा है, पर आप सोच रहे हैं कि अगर हम लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करें और अगर हम लोग वैक्सीनेट, ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो जाएं, तो हो सकता है कि थर्ड वेव की इंटेंसिटी उतनी खराब ना हो। बट अगर हमने इन दोनों चीजों को नहीं किया तो थर्ड वेव, फोर्थ वेव, सब वेव्स आते रहेंगे जब तक कि हम लोग इस चीज पर काबू नहीं पाएंगे। डॉक्टर सुशील सिंघल, क्योंकि अभी कोवैक्सीन के थर्ड फेज का ट्रायल रिजल्ट भी जारी हो गया, मुझे लगता है उस पर भी डिस्कशन की जरूरत है। और ये बताया गया कि कोरोना के सीरियस केसेस में ये 93% तक कारगर है, ओवरऑल 77.8%। इसको क्या माना जाए कि जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई है उसको कहीं ना कहीं मजबूती मिलती है? एक तो देसी वैक्सीन है और ऊपर से 93% सीरियस केसेस पर असरदार। जो सेकेंड वेव के मैडम स्टडीज हुई हैं, जो भी पर्सन्स वैक्सीनेटेड थे उनके अंदर मोर्टेलिटी मिनिमम रही है। इसी के आधार पे फर्स्ट वेव के अंदर तो कुछ ऐसा था ही नहीं, वैक्सीनेशन थी नहीं। सेकेंड वेव के अंदर मोस्ट पीपल्स दे स्टार्टेड वैक्सीनेटिंग। तो वैक्सीनेटेड जो पीपल्स थे उनके अंदर या तो डिजीज माइल्ड और मॉडरेट में सिमट गई, यदि किसी में मोर्टेलिटी हुई है तो वो बिल्कुल नाम मात्र है। तो हमारा यही मानना है कि जो वैक्सीनेशन करवाएगा वो इस डिजीज से बचने का एकमात्र उपाय है। और जहां तक बच्चों का सवाल है, यदि जिसकी हम हार्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं, यदि 60 to 70% लोग वैक्सीनेट हो जाते हैं तो वायरस अपने आप से उसका ट्रांसमिशन रुक जाएगा और वायरस का डेड एंड होगा, क्योंकि जो वैक्सीनेटेड लोग होंगे उनके अंदर वायरस जब एंटर करेगा तो एंटीबॉडीज ऑलरेडी बनी हुई और वायरस को किल कर देंगी। तो इसीलिए वायरस नहीं चाहता कि वैक्सीन से बचने के लिए म्यूटेशंस होती हैं, एंटीबॉडीज अपने आप को सर्वाइव करने के लिए वायरस म्यूटेट करता है। तो यदि एडल्ट भी वैक्सीनेट हो जाएं तो बच्चों की प्रोटेक्शन हो सकती है। डॉक्टर विष्णु, कोवैक्सीन कितनी असरदार है? इसका डेटा अब सामने आ चुका है, ओवरऑल 77% से ज्यादा असरदार पाई गई है। अब क्योंकि ये भी सवाल उठेगा कि कौन सी वैक्सीन 70% के बीच में वेरी करती है। जी जी, तो सर कैसे देखते हैं कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कोवैक्सीन, देसी वैक्सीन कितनी कारगर? डॉक्टर विष्णु, डॉक्टर विष्णु आवाज आ रही है आपको? डॉक्टर समीर भाटी जी, देखिए जो कोवैक्सीन के लिए हमारा फेज 3 का डेटा आ गया है, ये काफी सकारात्मक न्यूज है, बहुत ही एक पॉजिटिव न्यूज है। और जिस तरह से हमने देखा कि उसमें 77.8% हमारे सिम्टोमेटिक पेशेंट पे और लगभग 93.4% आपके सीवियर केसेस में। और उससे भी बड़ी बात एक है कि उन्होंने जैसा बताया कि 65.2% ये डेल्टा वेरिएंट पे भी काम करेगी, जो कि एक काफी अच्छी खबर है। और इससे हम जिस तरह से हमारी जो वैक्सीन अवेयरनेस वाली कैंपेन चलती है, इससे थोड़ी भी जो हेजिटेंसी है ना वो भी दूर होगी। और दूसरा आपने देखा होगा कि कोवैक्सीन के लिए एनआईए की जो टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है यूएस का, उसकी भी इसमें रिसर्च आई है कि ये सभी तरह के वेरिएंट्स पे काम करेगी। तो ये बहुत ही एक अच्छी सकारात्मक
खबर है। और कोवैक्सीन जिस तरह से आगे बच्चों के लिए भी निकाल रहा है हमारे वैक्सीन, तो काफी अच्छी है कि हमारी स्वदेशी वैक्सीन बहुत अच्छा काम कर रही है और इसके रिजल्ट्स भी काफी अच्छे आ रहे हैं। अभी पीयर रिव्यूज आने हैं, बट अदरवाइज ओवरऑल काफी अच्छा डेटा है, सकारात्मक डेटा है जी। तो कौन सी वैक्सीन कितनी असरदार है, कोवैक्सीन क्या संजीवनी साबित होगी, इस पर हम चर्चा करेंगे अपने सभी खास मेहमानों से। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं।